स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ऐप पे। दिल्ली सल्तनत की कक्षा हमने शुरू करी थी और दिल्ली सल्तनत की कक्षा को ही आगे बढ़ा रहे हैं और आज दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था और गुलाम से किस तरह से सुल्तान बना उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और ऐप पर हम आएंगे, यूट्यूब पर भी आएंगे। फिलहाल मैं ऐप पर फ्री वाले ऑप्शन में डाल रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो, पुराने विद्यार्थियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। आइए शुरू से शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक जो है ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। 1206 से लेकर 1210 तक का उसका कालक्रम माना जाता है। एक काजी ने सबसे पहले इसको खरीदा और काजी के मरने के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और इस प्रकार काजी के यहाँ से इसने कुरान पढ़ना सीखा और कुरान बहुत अच्छा पढ़ने लगा, इसलिए इसे कुरान खवा कहा गया। और गौरी ने इसे एक प्रकार से धनुर्विद्या, घुड़सवारी की शिक्षा दी और आगे चलकर गौरी के सहायक के रूप में ये देखने को मिलता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। मटेरियल मैं आपको साथ का साथ देता जाऊंगा। अगर कहेंगे ये स्लाइड तो स्लाइड भी दे दूंगा और कहेंगे कि मटेरियल है तो वो भी मैं अपलोड करता जाऊंगा। अब देखिए, तराइन के दो युद्ध लड़े गए हैं। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में और जबकि तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में। तराइन वर्तमान हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर है और तराइन को तरावड़ी के मैदान के नाम से भी जानते हैं। 1191 में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया है इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी को पराजित कर देता है और गौरी को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी को माफ कर देता है। इधर अगर आप देखेंगे तो गौरी का एक सहायक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का एक और युद्ध लड़ा जाता है 1192 में और इस 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जिसे हम राय पिथोरा या दल पोंगल के नाम से जानते हैं उनकी पराजय हो जाती और दिल्ली और अजमेर पर अगर देखें तो तुर्कों की सत्ता एक प्रकार से स्थापित हो जाती। अब गौरी के कोई बेटा नहीं था। गौरी के बहुत सारे गुलाम थे। गौरी कहता था कि किसी के एक या दो पुत्र होते हैं, मेरे तो हजारों की संख्या में है। अब जब गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो गौरी की मृत्यु होती है 1206 में खोखरों के विद्रोह के दौरान। और खोखर जाति के विद्रोह के दौरान जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी उत्तराधिकारी के रूप में अगर हम देखें, देखो किसी को भी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे हिसाब से तो कहीं कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। और ऑल इज वेल लिख दिया है मैंने मैसेज में, तो जो जो देख रहे हैं आप लिख सकते हैं। आवाज भी एकदम सही है। मैं भी खुद अपने ऐप को देख रहा हूं लाइव, इसलिए कुछ लोगों को समस्या हो रही है। तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया और तराइन का जो ये दूसरा युद्ध लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और गौरी की विजय हो गई। गौरी के कोई बेटा नहीं, हमने कहा दास थे। आइए क्या दास के साथ क्या स्थिति हुई। पहले मैं गौरी के तीन दासों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखो, ये जो जगह है अगर आप देखेंगे तो ये है गजनी। गजनी में एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा ताजुद्दीन यल्दोज। ये जो सिंध का जो क्षेत्र है ये वाला, यहां पर,
तो सिंध वाले क्षेत्र में होगा एक प्रकार से कुबाचा, और बंगाल में अगर आप देखोगे तो बंगाल में आपको खिलजी दिखाई पड़ेंगे, बख्तियार खिलजी। तो सब पर चर्चा करेंगे, बारी बारी से आएंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी है 1206 में। देखो साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया लाख बख्श। खुद एक गुलाम था साहब, गुलाम होने का दर्द समझता था, इसलिए लोगों के लिए इसके मन में दया की भावना रहती थी, लाखों में दान दिया करता था, उदार व्यक्ति था। और इसकी उदारता के लिए इसे कहा गया है एक प्रकार से हातिम दित्य। ऐबक का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना गया। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। और कुरान खवा, मैंने अभी बताया आपको कि कुरान कंठस्थ बोलता था एक प्रकार से, तो इसे नाम दिया गया कुरान खवा। आगे चलते हैं। इसका जन्म हमने बात की थी, तुर्किस्तान में हुआ। निशापुर के बाजार में इसकी बिक्री हुई। एक काजी था जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, उसने इसे खरीदा। सैन्य शिक्षा मिली, धनुर्विद्या मिली, घुड़सवारी मिली, और कुतुबुद्दीन ऐबक को साहित्य और कला के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली। काजी की मृत्यु हो गई। काजी की मृत्यु हो गई तो निशापुर से पहुंचा गजनी, और गौरी ने इसे खरीद लिया। और गौरी ने जब इसे खरीद लिया तो गौरी ने खरीदने के बाद इसे एक पद दिया, और उस पद का नाम आप लोगों को याद में रखना है, जिसका नाम था अमीर ए आखुर। आखुर को मैंने खुर से याद किया है। आखुर का मतलब है शाही अश्वशाला का प्रधान। अब सोचिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बात क्या है? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां साम्राज्य विस्तार हो रहा है। और साम्राज्य विस्तार का यहां सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है युद्ध। और युद्ध के लिए आवश्यकता पड़ती है सेना की, और सेना को ही बादशाह, और बादशाह को ही कहा गया है एक प्रकार से सेना। तो अमीर आखुर शाही अश्वशाला के प्रधान के रूप में पहचान मिल गई साहब, पोस्ट मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी जैसे कि मैंने बताया कि तराइन के 2 युद्ध लड़े गए हैं। तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया वो 1191 में लड़ा गया। और इस 1191 में जो तराइन का ये युद्ध लड़ा गया है, इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की 1191 में विजय हो जाती। लेकिन अगले ही वर्ष पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और इस पराजय के बाद दिल्ली और अजमेर से चौहानों की सत्ता समाप्त हो जाती है। और इस युद्ध में एक प्रकार से अगर देखें तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आपको ऐबक भी दिखाई पड़ेगा। और इसी प्रकार आपको ऐबक को एक यहाँ पर नई जिम्मेदारी मिलेगी, अर्थात दिल्ली अर्थात इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र ऐबक को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 1192 तक आते आते अजमेर व मेरठ में विद्रोह होने लग गए। अब होना है, क्यों होना है विद्रोह? देखो, विद्रोह के पीछे रीजन ये है कि आपके साम्राज्य में कोई बाहरी व्यक्ति आ गया। यहां है चौहान, यहां है, अगर अजमेर थोड़ा दिल्ली ऊपर चले तो ये भी चौहान, ये दिल्ली लिख देता हूं। इधर मेरठ और इस तरफ आगे चलोगे, यूपी के तरफ चलोगे तो कन्नौज, और कन्नौज के राजा थे जयचंद। 1194 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था चंदावर का। और चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं, और भारत पर तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। लेकिन इस तुर्की सत्ता की नींव रखने वाला व्यक्ति जो था, उसका ही नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो साहब, साम्राज्य विस्तार की मैं अगर आपसे बात करूं, तो मैंने कहा साम्राज्य विस्तार में अभी अभी आपके सामने एक शब्द बोला था जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, जयचंद के साथ लड़ा गया। अगर नीचे आप देखेंगे तो
कलिंजर विजय, चंदेल शासक परमार्दी देव। अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है ये हो रही है 1206 में, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय जो दिया जाता है ये दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अभी तो गौरी जिंदा है, और ध्यान रखिएगा गौरी जो है, गौरी की मृत्यु हुई है, ही वॉज डाइड इन, गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में हुई है। तो गौरी और अभियान कर रहा है, लेकिन इस तरफ वाले यानी भारत वाले हिस्से के लिए अभियान करने के लिए एक प्रकार से जो भेजा जा रहा है जिस व्यक्ति को, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साम्राज्य विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ते। इसके बाद अगर देखें तो मैं आपको यहां पर एक क्रक्स बताना चाहता हूं कि गौरी और ऐबक, अगर गौरी की बात करें तो गौरी जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के लिए एक प्रकार से निर्देश दे रहा है, योजना बना रहा है, या ये कहें कि मिलिट्री प्लानिंग कर रहा है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको कार्यान्वयन में ला रहा है। ए और आर के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन भी कौन दे रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक भी दे रहा है, ऐबक ही दे रहा है। तो ध्यान रखिए, ऐबक ने न केवल गौरी की योजनाओं को कार्यान्वित किया, सब लिखा हुआ है, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा, यानी बाहर नहीं निकलने दिया। एक्चुअल में होता क्या था पहले कि जैसे ही जो आक्रमणकारी दूसरे क्षेत्र में जाते थे आक्रमण करने के लिए, और वहां से धन संपदा प्राप्त करने के बाद अपना कोई व्यक्ति वहां अपॉइंट कर देते थे, तो फिर अपॉइंट करने के बाद आक्रमणकारी वापस अपने घर जाता। तो या तो जिनके खिलाफ आक्रमण किया है वो लोग ग्रुप बनाकर उस अपॉइंट करने वाले व्यक्ति को मार देते, या अपॉइंट करने वाला व्यक्ति ही विद्रोह कर देता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने नमक का हक अदा किया है, ध्यान रखिएगा। 1205 में पंजाब सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र में एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है खोखर, और खोखर जाति के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, और ऐबक ने गौरी की इसमें सहायता की थी इस खोखरों के विरुद्ध, जब गौरी ने अभियान चलाया। हालांकि 1206 में, ध्यान रखिएगा सब, कि 1206 में गौरी की मृत्यु हुई थी, और यह भी ध्यान रखना है कि 1206 में जो मृत्यु हो रही है वो किसके विद्रोह का दमन करते हुए हो रही है? तो बताएंगे खोखरों के। आगे बढ़ते हैं। आगे से हर स्लाइड के बाद, मतलब हर क्लास के बाद मैं क्वेश्चंस भी बना रहा हूं। सेटअप बिल्कुल सही हो गया है। जितने भी विद्यार्थी जो नहीं पढ़ पा रहे थे उनको साफ शब्दों में कह रहा हूं, प्लीज क्लास ज्वाइन करिए। क्लास अपनी अब डेली रहेगी, ऐप पे भी रहेगी, और पहले ऐप पे लूंगा और फिर ऐप को मैं यूट्यूब पे कर दूंगा। मैं ऐप पे क्लास देख रहा हूं इस समय, ये ध्यान रखिएगा। मैंने भी लाइव कर रखा है। मैसेज किसी का है तो वो मैं देख लेता हूं। हालांकि किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, एक है, वो मैं ही हूं। ऑल इज वेल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद गौरी के कोई बेटा नहीं था, क्योंकि गौरी कह रहा है कि अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटे हो सकते हैं, एक या दो बेटे हो सकते हैं, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम ही मेरी राजगद्दी, देखो बीच में राजगद्दी भी दिखाई गई है, राजगद्दी के वारिस होंगे। गौरी की अकस्मात मृत्यु और पुत्र का अभाव बता रहे। अब देखो साहब, तीन उत्तराधिकारी। नंबर एक, ताजुद्दीन यल्दोज, गजनी का शासक। नासिरुद्दीन कुबाचा, सिंध और मुल्तान, याद रखना केवल इतना सही, सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला। और हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, जिनको उत्तरी भारत का क्षेत्र में, इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध के माध्यम से, जैसे यल्दोज के साथ वैवाहिक संबंध, कुबाचा के साथ वैवाहिक संबंध, ठीक है। फिर एक इल्तुतमिश था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इनको शांत करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये सिंध में और ये लाहौर में है।
ये चाहता है कि ये मर जाए, और ये चाहता है कि ये दोनों मर जाए, और ये चाहता था कि ये दोनों मर जाए। समझ गए? तीनों दासों की स्थिति एक समान थी, नीचे लिखा हुआ। आगे बढ़ते, आगे क्या हुआ? अब आप आराम से मैप में देखो, ये रहा क्षेत्र यल्दोज का, ये रहा क्षेत्र सिंध, कुबाचा को मिला, और बाकी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं रेड कलर में, सिंध और मुल्तान, देखो ये तो मिल गया यहां तक, और ये बाकी जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो मिला है वो मिला है ऐबक को। तो ऐबक का साम्राज्य आप देख सकते हैं, बंगाल तक है, बनारस है, कन्नौज है, अजमेर है, दिल्ली है, सियालकोट है और लाहौर है। सोचो, यदि पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं होते, यदि पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं होते तो सिंध, मुल्तान और गजनी हमारे पास होता 1200 में। हालांकि अकबर के काल में आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां से ही शुरुआत, और एंशियंट में भी रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ोगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे: एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया, पेरोपेनिस्टाइन, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। तो ये मैप आपको देखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अब साम्राज्य का विस्तार करें कि साम्राज्य की सुरक्षा करें? बोले क्यों साहब? तो ऐबक के सामने चुनौती थी राजपूताना, चौहान साहब को पराजित किया है साहब। कलिंजर और थंगीर में विद्रोह होने लग गए साहब, भारत की बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर देखें तो 2 प्रकार के विरोध मिलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, एक तो बाहरी विद्रोह और एक आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह तो हम लोग करेंगे भारतीय, और बाहरी विद्रोह वो लोग करेंगे कुबाचा और यल्दोज। अब कुबाचा और यल्दोज से बचने के लिए और ज्यादा भारत के आंतरिक भागों तक नहीं आने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर। और लाहौर, लाहौर क्यों? क्योंकि देखो, लाहौर से अगर इधर आएगा तो ये फिर लाहौर और सियालकोट के क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, और इधर से हो सकता है कि यल्दोज अटैक करे। तो इनको यहीं गेट पर रोकने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना राजधानी लाहौर ही बनाए। आगे चलते, चुनौतियां मैंने बता दी, राजधानी के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ें तो। नहीं पढ़ें तो एक भी चरण में नहीं। पहला है 1192 से लेकर 1206। यहां पर ये एक प्रकार से गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, और गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, सैनिक कार्य कर रहा है। तो यहां इसकी एक प्रकार से उपाधि जो है, मलिक व सिपह सालार रहेगी, सेना से संबंधित है। और जब ये शासक बन जाएगा ऐबक, तो शासक बनने के बाद भी ऐबक के द्वारा सुल्तान की उपाधि नहीं ली जाएगी, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता। तो बोले सर, यहां आपने लिख दिया, चलो ठीक है, यहां ये शासक बन गया, उपाधि यहां भी सेम और उपाधि यहां भी सेम। लेकिन सर, आपने यहां लिखा है 1208 से लेकर 1210 में स्वतंत्र सुल्तान। बोले, दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला स्वतंत्र सुल्तान कैसे कह रहे हैं सर? तो स्वतंत्र सुल्तान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक, यहां तक और इसके आगे, तो यहां तक ये गुलाम था, और यहां इसे दासत्व से मुक्ति मिली है। तो जब इसे दासत्व से मुक्ति मिली तो ये स्वतंत्र हुआ। क्लियर?
तो 3 चरण मैंने बता दिए। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध से लेकर 1206। फिर अगर हम बात करें तो 1206 से लेकर 1208। 1206 में अगर शासक बनता है तो उपाधि कौन सी रहेगी? मलिक और सिपह सालार, सेना से संबंधित है साहब। फिर आगे चलकर 1208 में, 1206 में ही गौरी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गौरी का जो उत्तराधिकारी है वो इसको दासत्व से मुक्ति देता है, और 1208 में इसे मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे स्वतंत्र सुल्तान हम यहाँ कह रहे हैं। आगे चलते, अब थोड़ा सा और डीप में अगर चलें, तो गौरी की मृत्यु के बाद राजपूत राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कलिंजर, ग्वालियर तुर्कों के हाथों से निकल गया। बदायूं, देखो ये रहा बदायूं। ये वाला इसलिए दिखाया गया है आपको कि बदायूं का गवर्नर होगा इल्तुतमिश, और यही इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाए। तो ये ग्वालियर और कलिंजर निकल गए। एक प्रकार से अगर देखें, बंगाल भी स्वतंत्र हो रहा है, तो खाली एक दो तीन क्षेत्र तो बचे इसके पास। किसके पास? ऐबक के पास। कौन कौन से? बोले दिल्ली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और वो भी किसकी मदद से? इल्तुतमिश की। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, कुछ फोटोज वगैरह हैं जो देख लें आप। देखो, डॉक्टर हबीबुल्ला कहते हैं कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की पारिष्कृत अभिरुचि तथा शालीनता थी। किसमें? ऐबक में। ये ऐबक के बारे में कह रहे हैं सब। अबुल फजल कहता है कि उसने निर्दोष व्यक्तियों का खून नहीं बहाया, खुद दास रहा था। और मिनहाज उस सिराज जो है वो कहता है कि ऐबक जो था एक विशाल हृदय वाला बादशाह था। तो किसने किसके बारे में कहा अगर पूछ ले तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आगे चलते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना की अगर बात करें तो थोड़ी सी, तो सेना मिश्रित थी। खुरासानी भी थे, ये खुरासानी है। खुरासान एक जगह है। खुरासानी भी थे, तुर्की भी थे, खिलजी भी थे, हिंदुस्तानी भी थे। प्रशासन और न्याय की अगर बात करें ना कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, तो प्रशासन और न्याय जैसी नवीन संस्थाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा, क्योंकि गजनवी जो है उसने भारत की परंपराओं का एक प्रकार से पालन किया, और अभी टाइम नहीं मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को। हसन निजामी कहता है कि कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। बस इतना पता है, कुछ समय नहीं मिला। आगे जो जो शासक आएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलता है। आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। लाख बख्श कहते हैं, पील बख्श कहते हैं। फरिश्ता कहता है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। मतलब उपमा दी जा रही है साहब, बोले आप अपने युग के एक प्रकार से ऐबक हो। फिर साहित्य और कला का संरक्षक, साहित्य और कला के संरक्षक में देख लीजिए हसन निजामी हुए हैं। हसन निजामी की एक पुस्तक है जिसका नाम है ताजुल मासिर। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासुर मासिर, और फक्र ए मुदब्बिर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, अदाब उल हर्ब। और ये दोनों विद्वान यानी फक्र मुदव्विर और हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान। तो चलते रहिए। फिर आगे चले। स्थापत्य, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ध्यान रखना दिल्ली में स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। मैं स्थापत्य कला पढ़ाऊंगा जब, वहां पर आपको विस्तार से बताऊंगा कि शाहतीर क्या होता है, मेहराब क्या होता है, गुंबद क्या होता है। 1195 से लेकर 1199 तक इसका निर्माण हुआ। और भारत में ध्यान रखिएगा इस्लामी पद्धति पर
बनने वाली यह पहली एक प्रकार से मस्जिद मानी जाती है। ही वॉज द फर्स्ट मॉस्क्यू जो कि इस्लामी पद्धति पर बनी है। पृथ्वीराज तृतीय का एक किला था जिसका नाम था राय पिथोरा, और राय पिथोरा के स्थान पर 27 जैन मंदिर और थे, ऐसा कहा जाता है। उन मंदिरों को और इस राय पिथोरा के किले को हटाकर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। दिल्ली में है। किसके काल में है? तो आप ध्यान रखिएगा, ऐबक के काल में। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुछ हिस्सा ही बनवा पाया था, बाकी इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। 1199 में एक सूफी संत हुए हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोबारा बोलता हूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत हुए हैं, और इन्होंने एक प्रकार से दिल्ली को अपनी खानका के रूप में स्थापित किया था, और उन्हीं बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। मैंने बताया कि ऐबक के द्वारा इसे पूरा नहीं करवा जा सका है, और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, और आज भी पर्यटन की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान रखिएगा, एक मॉन्यूमेंट। फिर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अगर देखा जाए तो ये भी एक मस्जिद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, और उस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। और इस संस्कृत पाठशाला, जिसे हम कह रहे हैं सरस्वती कंठाभरण, का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। तो ये जो संस्कृत पाठशाला थी ना, इसको तुड़वा कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया, और वर्तमान में यहाँ एक सूफी संत हुए या संत हुए हैं, पंजाब शाह नामक पीर का 2.5 दिन का उर्स आयोजित होता है। उर्स का मतलब होता है मेला। कितने दिन का? 2.5 दिन का उर्स आयोजित होता है, और उर्स का मतलब है मेला। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, और 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आएगा मजा। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे आ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो। अब आप कहोगे जा नहीं रहे हो, जा नहीं रहे हो। आगे चलें। तो पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। मटेरियल मिलेगा भी, और हाथ से बना हुआ भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको बनाना है। अब देखो साहब, पोलो खेल रहा था लाहौर में, घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने की वजह से लाहौर में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया। तो याद रखना, ये देखो घोड़े से गिर रहा है लाहौर में, और खेल रहा है पोलो, जिसे हम चौगान कहते हैं, मृत्यु हो किसकी? और ये तो बताया ही नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे चलिए। अब क्या हुआ? अब जब शासक, देखो ये एक ऐसा मैं ड्रॉ करूंगा, तो इसका मतलब होगा इसका बेटा। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, और ऐबक का एक दामाद था
जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। क्लियर। नाम देखो कितना अच्छा है बेटे का, आराम शाह। अबुल फजल कहते हैं कि आराम शाह जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। बोले बेटा तो था ही नहीं। एक इतिहासकार हुए जुबेनी, जुबेनी कहते हैं ऐबक का कोई बेटा ही नहीं था भाई। और मिनहाज उस सिराज साहब कहते हैं कि ऐबक के तो कोई बेटा ही नहीं था, 3 बेटियां थी। तो फिर बोले साहब ये आराम शाह कहाँ से आ गया। खैर जो भी हो, गद्दी पर बैठता आराम शाह। और आराम शाह का जो शासन था, ये महज 8 महीनों का था। नाम से देख लीजिए साहब, चारों तरफ विद्रोह होने लग गए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की आवाज आने लग गई भारत में। देखो क्या हुआ। आराम शाह एक कमजोर और अयोग्य शासक था। और जबकि समय ऐसा था 1210 का, इस समय दिल्ली को एक योग्य और अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। हालांकि भारत में भी इस समय देखा जाए तो मेवाड़ की तरफ ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिली। दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे ना, वो नहीं चाहते थे, अमीर यानी प्रशासन वर्ग, नहीं चाहते थे कि आराम शाह गद्दी पर बैठे, क्योंकि आराम शाह की वजह से डायनेस्टी में स्थिति खराब हो रही थी। देखो दिल्ली में आराम शाह के समय क्या हो रहा है। बंगाल का अली मर्दान खां स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। बंगाल गया। सिंध उवाचा, मैंने कहा था केवल सल्तनत या दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र दिल्ली तक रह गया था, और दिल्ली भी अब बिखरने वाली थी। तो क्या करें साहब। तो दिल्ली के जो भी तुर्क सरदार थे, उन्होंने सबने क्या किया, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को बुलाया। मैंने बताया था बदायूं का था ये रहा सूबेदार। एक प्रश्न कई बार पूछा गया था कि कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का, और ऐबक का दामाद था। उसने तत्काल कहा कि मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए सुल्तान बनने के निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। अब बताओ, ये निमंत्रण मिलेगा तो कौन स्वीकार नहीं करा, आप ही स्वीकार कर लो। मान लो एग्जाम ना देना पड़े और बस सैलरी हर महीने आ जाए, तो आप तो वाह 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 करने लग जाओ। देखो किसने बुलाया था, अली इस्माइल ने, ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रख लीजिएगा फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, अगर ज़्यादा डीप में प्रश्न पूछे। ये आया, एक जगह है जूंद, और जूंद नामक स्थान पर आराम शाह को हरा दिया। जूंद कह लीजिए, जड़ कह लीजिए, 8 महीने का शासन था, मैंने आपको बताया। और ये युद्ध जो लड़ा गया है, ये युद्ध लड़ा गया है इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। और इसमें विजय जो हुई है, वो हुई है किसकी, आराम शाह। जूंद का युद्ध, जड़ का युद्ध, याद रखना। दिल्ली के निकट एक जगह, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बन रहा है, और कुतुबी वंश समाप्त हो गया, और एक प्रकार से देखा जाए तो शमशी वंश की शुरुआत हो गई। तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम लेंगे इल्तुतमिश का टॉपिक। अब जो भी अगर जानकारी है आप लोगों के पास, तो तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को सूचित करें, और क्लास के लिए और रोजाना क्लास लेना शुरू करें। धन्यवाद।